Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Bilawal Chandurani and I am a banker. In today's video, we will discuss about the checks and their payment styles. गाइस ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर बैंक से है, या तो फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स हैं ब्रांचेस में बैंक्स में, या फिर कस्टमर हैं जिनके पास चेक बुक है, जिनका भी बैंक अकाउंट है उनके पास चेक बुक है, और उनके लिए ये वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि चेक की अहमियत क्या है। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान होता ये है कि हम चेक को अहमियत नहीं देते जो देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, एक तो लॉ की एज़ पर एक्ट डेफिनेशन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की डेफिनेशन वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर जनरल इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो दिस चेक इज़ एक्चुअली द सब्सटीट्यूट टू द कैश। कैश का सब्सटीट्यूट है। बिल्कुल ऐसा ही कि जब आप एक बल्क क्वांटिटी में कैश कैरी नहीं कर सकते तो उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, और जब भी आपको किसी को पेमेंट करने की या फिर पर्सनल यूज़ के लिए कैश की ज़रूरत पड़ती है तो आप चेक को यूज़ कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सब्सटीट्यूट ऑफ द कैश है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं चेक के मुतालिक, जो कि एक कॉमन मैन को जिसका अकाउंट है या फिर अगर वो फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स भी हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन। वो सारी चीज़ें चेक के मुतालिक पता होनी चाहिए। सबसे पहले बेस बनाने के लिए हम चेक की पार्टीज़ को डिफ़ाइन करेंगे कि चेक की पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हम इसके फ़ीचर्स पे बात करेंगे एंड आफ्टर दैट चेक्स के टाइप्स पे। इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर है आपको तो अपग्रेड होगी, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले एक चेक ले लेते हैं ताकि हमारी नज़रों के सामने हो कि चेक की अपीयरेंस होती कैसी है। ये मिसाल के तौर पर चेक है। अब इस चेक में 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। एक तो ये मेरा चेक है, ठीक है, ये मेरा चेक है, मैंने किसी के साथ डीलिंग की है। लेट्स सपोज 1 लाख रुपए का मैंने माल परचेज़ किया किसी से। बहुत ही लोअर लेवल पे एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंड कर सकें। 1 लाख रुपए का मैंने माल परचेज़ किया किसी से, प्रोडक्ट कोई ख़रीदी है, उसके अगेंस्ट में उसको मैंने चेक दे दिया अपना। चेक ये मैंने ड्रॉ किया है, यानी कि मैंने इस पर जो भी इसके लवाजमात थे, अमाउंट एंड डेट वगैरह, नेम वगैरह, वो मैंने इस पर लिखा है, मैंने ड्रॉ किया। तो मैं क्या हो गया, मैं ड्रॉअर हो गया, यानी इस चेक को ड्रॉ करने वाला, जिसकी चेक बुक है, जिसकी पोजीशन में इसकी चेक बुक है, अकाउंट होल्डर। तो मैंने ड्रॉअर एज अ ड्रॉअर मैंने ये चेक ड्रॉ किया, और पेई को, जिसको पेमेंट करनी है मुझे 1 लाख रुपए की, मैंने उसको दे दिया। मैंने उसको कहा कि ये मेरे ड्रॉई के पास, यानी ड्रॉई कौन हो गया, मेरा बैंक हो गया, मेरे ड्रॉई के पास ले जाइए, उसके लिए इससे पेमेंट ले लीजिए। वो पेई साहब आए मेरे बैंक में, मेरे बैंक को ये चेक प्रेजेंट किया जो कि ड्रॉई है। ड्रॉई ने इसका पेरेंट टेनर देखा, इसके फीचर्स देखे, सब कुछ ओके था, तो उसने मेरे बिहाफ पे मेरे अकाउंट से पेई को पेमेंट कर दी। इस तरह से एक्सप्लेन हो गया कि 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। एक तो है ड्रॉअर, जिसका जो अकाउंट होल्डर है, जिसने चेक काटा है। दूसरा हो गया ड्रॉई, यानी कि बैंक, जिसको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि फ़लाँ बंदे को पेमेंट कर दी जाए। और तीसरा है पेई, जिसको पेमेंट की जा रही है। आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ है कि चेक को अगर एक ड्रॉअर बना रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उसको ख्याल रखनी चाहिए, जो कि अमूमन हम नहीं रखते ख्याल। फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स को तो पता ही होगा कि किस तरह से चेक्स आते हैं और किस तरह से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बिज़नेस डील कर रहे हैं किसी के साथ, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या कोई एरर इन्वॉल्व तो नहीं है जो चेक आप रिसीव कर रहे हैं। अगर ये सही नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको बुक से जूम कर देता। अच्छा जी, चेक बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेट। उसकी डेट में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो लॉजिकल हैं, बस आप सुनेंगे और इंशाल्लाह आपको हमेशा याद रह जाएंगी। वो चीज़ें ये हैं कि पहला फैक्ट तो ये है कि हर चेक अपनी एज से 6 महीने, हर चेक की एज होती है, डेट से 6 महीने तक के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अगर चेक पे डेट डल गई है तो उसकी एज उस दिन से काउंट होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही उसको 6 मंथ्स कंप्लीट होंगे वो एक्सपायर हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली डिफ़ाइन करेंगे तो आज मिसाल के तौर पर आज अगर डेट है 1/7/2020, 1 जुलाई है, तो 31 जुलाई 2020 तक, 31 दिसंबर 2020 तक ये चेक कैश किया जा सकता है। उसके बाद अगर ये पेश किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा बैंक में, तो बैंकर ये कह के इसको वापस कर देगा कि भाई ये स्टेल चेक है। स्टेल यानी एक्सपायर हो गया, पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया। स्टेल चेक कह के इसको रिटर्न कर देगा। और ऐसे ही अगर इस पर डेट डली होती, लेट्स सपोज 15 जुलाई 2020, और कस्टमर को हम ये 1 जुलाई को देते, वो 2 या 3 जुलाई को जाके जमा करवा देता चेक,
तो तब भी बैंकर ये चेक रिटर्न कर देता उसको ये कहकर कि भाई ये जो चेक है ये पोस्ट डेटेड है, यानी इसकी अभी पेमेंट की डेट नहीं आई है। उसकी वजह ये है कि भाई ड्रॉर जो है ड्रॉर पेमेंट करता है, ड्रॉर इंस्ट्रक्शन पे पेमेंट करता है ड्रॉय की। जैसे ही ड्रॉय को इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी वैसे ही पेमेंट करेगा। और इस चेक पे डेट अगर 15 जुलाई की है तो ड्रॉय के पास ये इंस्ट्रक्शन आई है कि 15 जुलाई से पहले पहले इसको पेमेंट ना की जाए। ये तो हो गई हमारी एक चीज़ डेट की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पेई नेम, यानी कि जिसको पेमेंट की जा रही है, मैंने किसी से 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट परचेज़ की थी, उसको मैंने चेक बना के दिया है, उसका नाम है बिलाल अहमद। मैंने पेई में बिलाल अहमद लिख के उसको ये चेक दे दिया। अच्छा जी, इसमें अगर हम चेक में थोड़ा सा आगे देखें जूम करके तो यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है आपको। हाँ, यहाँ पे और बेरर लिखा हुआ है। और बेरर का मतलब ये होता है कि कोई भी जिसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट हो। इससे बात ये समझ आती है कि जिसके हाथ में भी ये इंस्ट्रूमेंट होगा वो चेक कैश करवा सकता है, बिलाल अहमद हो और बेरर हो या उसके अलावा कोई हो। तो ये हमारी पेमेंट बहुत रिस्की है। बिलाल अहमद से अगर ये चेक गुम हो जाता है तो जिसके हाथ ये चेक लगेगा तो ईज़िली इसको कैश करवा सकता है। ठीक है, तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, इस रिस्क को कम करने के लिए हम नाम लिखने के बाद और बैरर को कट कर देंगे। बैरर को कट करने से मकसद ये हो गया है कि ये अब ऑर्डर चेक हो गया है। ड्रॉर ने यानी मैंने अपने बैंक को ऑर्डर दे दिया है कि भाई बिलाल अहमद के अलावा किसी को पेमेंट ना की जाए। अब बिलाल अहमद के अलावा अगर ये कोई चेक लेके जाएगा काउंटर पे तो उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़। अच्छा, पेई में बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, इंशाल्लाह फर्दर जब मैं टाइप्स डिफ़ाइन करूँगा चेक्स की तो उसमें बताऊँगा। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है अमाउंट वर्ड एंड फिगर। अमाउंट वर्ड एंड फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटेंशनली भी एरर हो सकता है ड्रॉअर की तरफ से और अनइंटेंशनली भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये ज़्यादातर एरर आता है जब अमाउंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। मिसाल के तौर पर 1 लाख है, 50,000, 70, 80,000 है तो वो तो नॉर्मल अमाउंट है, उसमें इतनी एरर के चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर अमाउंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लाइक 85,866 रुपीज़ और उसने वर्ड्स में लिख दिया 85,860 रुपीज़, तो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे वर्ड एंड फिगर का रिस्क इन्वॉल्व हो गया तो ऐसा चेक कैश नहीं हो सकता, उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। ऐसे ही मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये चेक हमने 10,000 रुपये का ड्रॉ किया। अच्छा, ड्रॉ करने में मैंने अमाउंट आपको बताया है। आफ्टर 3 जो है वो कॉमा लगता है, स्पेस कहीं नहीं छोड़नी ताकि इसमें फॉर्जरी ना हो जाए। हो सकता है कोई इसमें फर्दर 2 या 1 ऐड करके इसको इसमें चेंजिंग कर दें अमाउंट में। और वर्ड में भी आपने लिख के देना है 10,000। इसमें भी कोशिश कीजिए कि आसपास में कहीं से स्पेस बाकी ना रहे ताकि इसमें एडिटिंग की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। 10,000 ओनली, लास्ट में ओनली लिखते हैं। ओनली का मकसद ये होता है कि भाई यहाँ पे हमारी फ़िगर ख़त्म हो गई है। अगर आपने 10,000 लिख के छोड़ दिया, अगले ने 10,050 रुपीज़ भी ऐड कर दिया, 10,500 ऐड कर दिया तो ये रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए जब भी आप चेक बनाएं, कस्टमर्स जब भी चेक बनाएं उसमें ये चीज़ बहुत अहमियत की हामिल है कि आपके एक तो स्पेस ना हो वर्ड एंड फिगर में, वर्ड एंड फिगर बिल्कुल सेम हो, लास्ट में ओनली का इस्तेमाल करें। ये हमारी तीसरी चीज़ हो गई। चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपके सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि IBP यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान बाकायदा कोर्सेज करवाता है कि हाउ टू रिकगनाइज फॉर्ज सिग्नेचर या फिर हाउ टू सिग्नेचर वेरीफाई। ये कोर्सेज होते हैं बाकायदा कि सिग्नेचर को वेरीफाई किस तरह से किया जाए, और इसी के बिहाफ पे फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, फॉर्जरी होती है सिग्नेचर्स में और फ्रॉड कर दिए जाते हैं। तो सिग्नेचर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं, लाइक उसकी डायरेक्शन, उसके फ्लोज़ और जो है उसका फ़्लो किस तरह का है। दूसरा है कि हर सिग्नेचर के कुछ मखसूस पॉइंट्स होते हैं, वो कंप्लीट हैं या नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पर बैंकर को डाउट हो जाए कि भाई ये सिग्नेचर में कोई मसला है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्नेचर बैंकर के लिए कि वो 2 काम करे इस डाउट को ख़त्म करने के लिए। पहला तो ये है कि अगर अपनी किसी ब्रांच का चेक है तो उसको वेरिफिकेशन करवाए चेक सिग्नेचर की कंसर्न ब्रांच से, या फिर सेकंड उसके पास है CBC कॉल बैक कन्फर्मेशन, यानी कॉल बैक कन्फर्मेशन करें और चेक अकाउंट होल्डर से पूछे कि आया ये चेक आपने बनाया है, किसी पार्टी को दिया है, फलां बंदे को दिया है, वेरीफाई करें। ठीक है, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बैंकर्स के लिए बता रहा हूँ कि बैंकर्स करते क्या हैं। हमने वेरिफिकेशन तो ले ली, CBC ले ली, कस्टमर कॉल बैक कन्फर्मेशन ले ली, लेकिन उसका रिकॉर्ड कहीं पे मेंटेन नहीं रखा। कल को वो आपके जो है आपके लिए मसले मसाइल क्रिएट कर सकती है। तो एक जनरल प्रैक्टिस ये कर लीजिए कि जब भी आप CBC करें तो बैक साइड पे आप लिख दें कि CBC डन
ऐड यहाँ पे टाइम एंड डेट मेंशन करते हैं। इससे आप सिक्योर हो जाएंगे। भाई कॉल तो की थी आपको हमने, इससे हम बैंकर सिक्योर हो जाता है। सही है, सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे साइन नहीं है तो मैं साइन यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये अपेरेंट टेन्योर सारा देख लिया। अब आखिरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आखिर में हमने ये चेक करना है कि आया चेक के पीछे कोई सिग्नेचर तो नहीं है। सिग्नेचर से मुराद ये कि कोई इंडोर्समेंट तो नहीं दी हुई, ऐसा तो नहीं है बिलाल अहमद ने किसी और को पेमेंट की इंडोर्समेंट दे दी हो कि पे टू फलां बंदा और सिग्नेचर कर लें। ये देखें, जैसे इंडोर्समेंट सिग्नेचर इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। ये बैंक रिव्यू के चेक में बकायदा फीचर में ऐड है, बाकी बैंक्स में भी होगा इंशाल्लाह, पता नहीं है मुझे इस बारे में ज़्यादा। बहरहाल दूसरी चीज़ ये हमने अपेरेंट टेन्योर पढ़ लिया। अच्छा, ये नीचे एक कंप्यूटराइज नंबर लिया हुआ है, इसको मैं अपनी वीडियो के आखिर में डिफ़ाइन करूँगा कि यह बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में भी। तो भाई ऐसा, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ चेक्स, यानी चेक्स के कितने टाइप्स होते हैं। भाई चेक्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ओपन चेक और एक होता है क्रॉस चेक। ओपन चेक वो होता है जो कि बैंक के कैश काउंटर पे कैश हो सके। ओपन चेक वो होता है जो कि बैंक के कैश काउंटर पे कैश हो सके। और क्रॉस, ये जैसे नॉर्मल चेक है ना, ये ओपन चेक है। और क्रॉस चेक वो होता है जो कि बैंक के कैश काउंटर पे कैश नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने एक तो बताया कि आपको कि ये ओपन चेक है, ठीक है। अगर ये क्रॉस चेक होता तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर साइन होता, वो है साइन, ये 2 पैरेलल लाइंस। ये 2 पैरेलल लाइंस डिफाइन कर रही हैं कि क्रॉस हो गया चेक। अब ये चेक किसी को कैश की सूरत में पेमेंट नहीं कर सकते इस चेक के थ्रू। आप इसको आपने किसी अकाउंट में ही जमा करवाना है। बिलाल अहमद का जहाँ पे अकाउंट होगा उस अकाउंट में ही ये चेक जमा होगा, उसके अलावा कहीं और जमा नहीं हो सकता। ये जर्नल क्रॉसिंग कहलाती है। क्रॉसिंग के भी टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर डिफ़ाइन करूँगा और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो 2 टाइप्स हमने पढ़े, एक ओपन चेक और एक क्रॉस चेक। उसके बाद हमारे पास जो मैंने लास्ट में आपको बताया कि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, ये क्या है। ये कहलाता है MICR नंबर, यानी मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्नाइजेशन कोड। इसमें होता क्या है, इसमें ये बेसिकली हमारे निफ्ट के थ्रू जो क्लियरिंग होती है ना, उसका कोड होता है। इसमें होते तो हमारे बैंक ही नंबर हैं। सबसे पहले तो देखें कि ये चेक नंबर जो लिखा हुआ है, ये 57 तक, ये नीचे चेक नंबर दिया हुआ है। चेक नंबर के बाद होता है ये 3 डिजिट का ये बैंक कोड होता है। 023 बैंक अल हबीब का कोड है। ऐसे ही 089 अगर चले जाएं आप, 089 मेरे ख्याल से मेज़ान बैंक का है। अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में, तो आप ये अपना चेक निकाल के चेक कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांच कोड आ जाता है, फिर अकाउंट नंबर आता है, और लास्ट में ये 30 लिखे हुए हैं। आपको जितने भी चेक हैं सब में नज़र आएंगी। सॉरी, ये अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये कहलाता है ट्रांजैक्शन कोड। चूँकि निफ्ट में सिर्फ चेक्स नहीं जाते हैं, बैंकर चेक, पे ऑर्डर्स, डिमांड ड्राफ्ट्स वगैरह भी जाते हैं। तो उनको सेपरेट करने के लिए, उनको सॉर्ट करने के लिए ये ट्रांजैक्शन कोड इस्तेमाल किया जाता है। 000 ट्रांजैक्शन कोड जो है, ये स्टेट बैंक और निफ्ट की जो तरफ से अनाउंस किया गया वो कोड है जो कि चेक को साइन किया गया। ऐसे ही 001 पे चले जाएँ तो वो मेरे ख्याल से आपको पे ऑर्डर का कोड मिलेगा। ऐसे ही अगर आपके पास कभी पे ऑर्डर या आपकी नज़र से गुजरे बैंक का चेक या डिमांड ड्राफ्ट, तो उसका कोड भी आप चेक कर सकते हैं। निफ्ट में एक सिस्टम है जो कि प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म पे भी इंशाल्लाह एक बहुत ही वर्सटाइल वीडियो बनेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रिज्म में जब ये सारे चेक्स डाले जाते हैं निफ्ट में, तो प्रिज्म क्या करता है, इन कोड और रिकग्नाइजेशन नंबर की बदौलत हर ब्रांच और हर बैंक के चेक्स को सेपरेट कर लेता है, और सेपरेट करके जहाँ जहाँ उसको इनवर्ड क्लियरिंग या आउटवर्ड क्लियरिंग के लिए जाने होते हैं वहाँ भेज देता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है फैक्ट है। बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसमें किसी भी किस्म के अगर आपको क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। एंड में एक मूवी रिकमेंड करूँगा, ब्लैंक चेक के नाम से एक मूवी है हॉलीवुड की, बहुत बेहतरीन मूवी है। उसमें बताया गया है कि चेक्स की इंपॉर्टेंस एक तो बताई गई है, दूसरा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से एक बच्चे को एक ब्लैंक चेक मिलता है और उसके थ्रू एक रिच पर्सन बन जाता है। तो इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। बाकी है कि इसकी डेफिनेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कुछ लिंक्स हैं, वो आप अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ें, मज़ीद अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाएं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वक्त में बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस आपको बहुत सारी और मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। अगर कभी ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो तो मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।